हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग नामक मेगा अभियान शुरू किया? तो राजस्थान ने यह अभियान शुरू किया है। भारत की 21वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका ने किया है ये समझौता त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म का। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमाली तेल टैंक फार्म है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये सभी टैंकर्स हैं। एक्चुअली में ये श्रीलंका के एरिया में त्रिकोणमाली जगह है, वहां पर तेल टैंक हैं। ये इन पर 50 वर्षों के लिए समझौता हुआ है, 50 वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। अब इन 99 टैंकों में, ये टोटल संख्या है 99, इसमें से 85 पर तो दोस्तों अब कब्जा हो जाएगा किसका? श्रीलंका का। अभी तक भारत का इस पर कब्जा था। ठीक है, तो 99 में से 85 टैंक अब श्रीलंका के नियंत्रण में दे दिए जाएंगे। 50 साल की लीज अवधि के लिए ये दिया जाएगा। ये श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह जिला है एक त्रिकोणमाली, वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर ये तेल का भंडारण खोजा गया था। ठीक है, तो इसी के लिए समझौता हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए इसका पुनर्विकास किया जाएगा। श्रीलंका आया है, श्रीलंका के बारे में जानेंगे आप। भारत के देख लीजिए दक्षिण में है श्रीलंका। महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्हीं के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। श्री जयवर्धने पुराकोट्टी यहाँ की राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया मुद्रा है और संसद है पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की? तो यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बना है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस अगले 6 महीने के लिए बना है यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष। देखिए ये जो संगठन है यूरोपियन यूनियन दोस्तों, इसमें जो सदस्य होते हैं ना वो 6-6 महीने के लिए अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो ये 6 महीने के लिए अभी फ्रांस बनाए गए हैं। ठीक है, फ्रांस जो है वो 13वीं बार बना है यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष कह सकते हैं, प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, 6 महीने के लिए बना है यानी 30 जून 2022 तक रहेगा, 1 जनवरी से लेकर के। तो फ्रांस का मोटो या कहें कि इस बार आदर्श वाक्य है रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग। क्या है? रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग। अच्छा, मैंने आपको बताया था ब्रेग्जिट के बारे में। ब्रेग्जिट क्या होता है? ब्रेग्जिट दोस्तों ये एक बहुत बड़ा विवाद था। वहाँ की जो ब्रिटेन है वहाँ की पब्लिक के बीच में कुछ पब्लिक चाह रही थी कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो जाए। ब्रिटेन एग्जिट, देखिए BR से ब्रिटेन, एग्जिट से एग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट हो जाए किससे? यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, और यही मुद्दा लेकर के बोरिस जॉनसन जो है वो PM बने थे और वो आखिरकार ब्रिटेन को अलग भी करवा लिए और अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे भारत में देखिए आर्टिकल 370 को लेकर के पहले था जनता के बीच में, तो आर्टिकल 370 अब हटा दिया गया है। ऐसे वहाँ पर ब्रेग्जिट था, तो अब ब्रिटेन एग्जिट हो गया है। तो याद रखना आपको यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन नहीं है। अब फ्रांस आया है, फ्रांस के बारे में बात करेंगे। यूरोपीय देश है ये। फ्रांस यहाँ पर है, पेरिस यहाँ की राजधानी है। पेरिस में दोस्तों FATF का हेडक्वार्टर है। पेरिस में ही स्थापित हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पेरिस में ही दोस्तों एक और चीज हुआ था, पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे। ठीक है, एफएल टावर है पेरिस में ही। और पेरिस में ही फीफा की भी स्थापना हुई थी। फीफा की भी स्थापना पेरिस में हुई थी। यूरो यहाँ की करेंसी है। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं, ग्लोबल टॉप 10 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन बना? तो वो बन गया है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्लोबल टॉप 10 की सूची में लिस्ट होने वाला एकमात्र भारतीय ये हवाई अड्डा बन गया है। इसे वर्ष 2021 के लिए चुना गया है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के द्वारा इसे चुना गया है। ओके, सीरियम के द्वारा 70 मार्गों के लिए विश्लेषण किया गया और उसमें ऑन टाइम प्रदर्शन यानी कि जो संचालन प्रदर्शन था उस लिस्ट के आधार पर इसको चुना गया है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा आपको एयरपोर्ट से कुछ पॉइंट्स। तो जैसे देखिए अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार मिला था।
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाय द वे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली जो है वो 4 रनवे वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, और एशिया का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। कहाँ पर? नोएडा इंटरनेशनल वो एयरपोर्ट बन रहा है, और वहाँ पर दोस्तों शिलान्यास कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किए हुए थे, वो यूपी में है। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला इकलौता राज्य होगा यूपी। अगला, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय या ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में ही किया गया। देखिए हैदराबाद फिर से आ गया है। अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, इन्होंने ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओपन रॉक म्यूजियम क्या होता है? ओपनली, जैसे ओपन जिम आप सुने होंगे ना, ओपन जिम आप देखे भी होंगे आई थिंक। ओपन जिम में क्या होता है कि पार्क में ही ऐसे ही कुछ मशीनें लगा दी गई रहती हैं जहां पर लोग जाकर के जिम कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ओपन रॉक म्यूजियम है, तो ओपनली ही कुछ पत्थर रखे जाएंगे, कुछ स्टोन्स रखे जाएंगे जो समझ लीजिए कि एक प्रकार से क्रिटिकल स्टोन होंगे, जिनके बारे में लोगों को जानकारी कम होती है। तो लोगों को स्टोन के पत्थरों के बारे में जानकारी दिलाने के लिए ये स्थापित किया गया है। ये ओपन रॉक संग्रहालय बनाया गया है CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये स्थापित किया गया है हैदराबाद तमिलनाडु में, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में है हैदराबाद, तेलंगाना में, ओके। तो जिससे लोगों को रॉक्स के बारे में शिक्षित किया जा सके। तो 35 प्रकार के इसमें चट्टाने हैं। अब हैदराबाद आया है, हैदराबाद से याद रखना है, मैंने आपको डॉग पार्क बताया था, ठीक है। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में है। और इसके अलावा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि उसको मिला था राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार। इसके अलावा अभी इसने इंटरनेशनल योगा एकेडमी की शुरुआत की थी, ठीक है, इसकी भी आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा ये तेलंगाना की क्योंकि राजधानी है, तो तेलंगाना में दोस्तों तेलंगाना ने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में टॉप पर किया था। इसके अलावा खुले में शौचालय मुक्त वाले में राज्यों में लिस्ट में भी तेलंगाना टॉप पर था, ठीक है, सबसे अच्छे परफॉर्मेंस में। अगला, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रांड एंडोर्सर हो या ब्रांड एम्बेसडर, बात एक ही होती है। शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। एंडोर्स करना भी मतलब होता है कि प्रचार प्रसार करना, और ब्रांड एम्बेसडर जो होता है उसका भी काम होता है प्रचार प्रसार करना उस ब्रांड को। तो शेफाली वर्मा यहाँ पर आपको दिख रही हैं। इंडियन वीमेंस क्रिकेटर हैं, ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं दोस्तों, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम बन चुके हैं। ऑलरेडी ये भारत में सबसे कम उम्र की अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी थी। भारत में मैचों में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ये बनी थी, सबसे कम उम्र में इन्होंने डेब्यू किया था, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ये ब्रांड एम्बेसडर अब बन गई हैं। अगला देखते हैं, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों अतुल कश्यप को। अतुल कश्यप यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और ये अभी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। ये अमेरिकी राजनयिक के पद पर हैं, ठीक है, यानी भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिकी हैं और अमेरिकी राजनयिक हैं। और इससे पहले अभी ये दिल्ली में अमेरिका के राजदूत के रूप में भी काम कर रहे थे, समझिएगा इस चीज़ को। यानी ये भारत की तरफ से नहीं, ये अमेरिका की तरफ से भारत में राजदूत नियुक्त किए गए थे। और अभी फिलहाल में ये निशा देसाई बिस्वाल जी की जगह पर यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के भी अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर कहें, भानुका राजपक्षे ने अचानक से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 30 वर्ष की उम्र है और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी थे, तगड़े खिलाड़ी थे, ठीक है ना। अभी जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा था श्रीलंका की तरफ से। तो फिलहाल इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है अचानक से, अपना निजी कारण बताया है, इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताया है। 8 मैचों में 155 रन बनाए थे T20 में, तीसरा सबसे ज़्यादा स्कोर था, ओके। तो श्रीलंकाई क्रिकेटर थे और संन्यास की घोषणा कर दी है। अब ब्रह्मास्त्र की ई बुक की बात कर लेते हैं दोस्तों। जनवरी से दिसंबर की ई बुक ये लॉन्च हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त ई बुक है। इसमें चैप्टर वाइज बहुत ही सरल भाषा में आपको याद कराने के लिए, जिससे समझ में आ जाए, दिमाग में घुस जाए,
ये ई बुक तैयार की गई है और इसमें अब इमेजेस भी ऐड की गई हैं, यानी कि आपको नियुक्तियों के साथ साथ उनकी फ़ोटो भी दी जाएगी, जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए उनको याद कर सकते हो। जो नियुक्तियाँ होगी या जो खेल होंगे, ठीक है, किससे खेल से संबंधित हैं, पुरस्कार हैं, सारा कुछ का अब इमेज भी ऐड कराया गया है। तो और भी बेहतर ई बुक बनाई गई है, तो आप इसको ले सकते हो। MZT ऐप पर आपको जाना है और जाना है कॉम्बो ई बुक सेक्शन में, करंट अफेयर में जाकर के कॉम्बो ई बुक सेक्शन में जाना है, आपको ये ई बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। लेखपाल का हमारा बैच आया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था 2 दिन के लिए आपका डेट बढ़ाया गया है, तो आज उसका आखिरी दिन है। आज आप 60% का डिस्काउंट पा सकते हो, इस प्राइस को मत पे कर देना। 60% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप यूज़ करोगे सुमित 10 SUMIT 10, ठीक है। कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस, बहुत से लोग छोटे लेटर में लिख देते हैं, स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, तो कोड अप्लाई नहीं होता है। कैपिटल लेटर में लिखना है, विदाउट स्पेस में लिखना है, तभी अप्लाई पर क्लिक करना है और फिर लेस हो जाएगा पैसा, ठीक है। सिर्फ आज के लिए है। UPP की भी वैकेंसी शो हो गई है, तो सभी कोर्सेज पर दोस्तों डिस्काउंट है सिर्फ आज के लिए, इसके बाद फिर बढ़ जाएंगे प्राइसेस, ठीक है। तो आप जा करके इसे ले सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी अब शो हो गई है, तो आप उसके लिए भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी कोर्स है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की? तो अभी हाल ही में दोस्तों इसको लॉन्च किया है गुजरात के सीएम ने। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने दोस्तों स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। ये आपको इमेज में दिख रहे हैं भूपेंद्र पटेल जी, ये न्यू सीएम है गुजरात के। आपको पता होगा विजय रूपाणी की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है, भूपेंद्र पटेल को, ठीक है। तो ये सीएम है, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अगले 5 वर्षों के लिए ये पॉलिसी होगी स्टूडेंट्स स्टार्टअप और इनोवेशन को लेकर के, यानी इसका टारगेट होगा, इसका लक्ष्य होगा कि 1000 से ज़्यादा जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे 10,000 स्कूलों में 50 लाख से ज़्यादा छात्रों को शामिल किया जाएगा। स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन का मतलब यही है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना स्टूडेंट्स के बीच में, और वो इनोवेशंस को भी बढ़ावा देना जिससे वो इनोवेटिव हो सके, ठीक है। गुजरात आया है, गुजरात आप मैप में देखोगे यहाँ पर है गुजरात, ये रहा गुजरात। 1 मई 1960 को ये महाराष्ट्र से अलग हुआ था, तो गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था इस प्रकार से। सबसे बड़ा कोस्टल बॉर्डर इसका है। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अरविंद कुमार जी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। बाकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। गिर नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का नेशनल पार्क है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का थीम लॉन्च किया? 2022 का थीम किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये, तो इन्होंने अभी थीम लॉन्च किया है नेशनल साइंस डे का। नेशनल साइंस डे दोस्तों कब मनाया जाता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि इसी दिन दोस्तों CV रमन, जो कि भारत के महानतम साइंटिस्ट में से एक थे और साइंस में पहले नोबेल विजेता थे भारत के, तो इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी दिन लॉन्च किया था। इसी वजह से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने थीम लॉन्च की है फिलहाल, तो मनाया तो जाएगा 28 फरवरी को, लेकिन थीम अभी लॉन्च हुई है। थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर से देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये होने वाली है थीम, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों जयंत घोषाल ने। जयंत घोषाल एक रिपोर्टर हैं, ठीक है, एक राजनीतिक रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी है। किसके ऊपर लिखी है? ममता बनर्जी जी की ऊपर लिखी है, जो कि बंगाल की सीएम है, पश्चिम बंगाल की सीएम हैं और TMC पार्टी से हैं। तो इनके बारे में लिखा है, खास करके जो चुनाव हुआ था अभी, उस चुनाव पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और अर्णव सिन्हा ने इसे ट्रांसलेट भी किया है। बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, क्लियर। अच्छा, अभी यूपी के सीएम के ऊपर भी एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या, कौन सी पुस्तक थी? द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। क्या? द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। ये भी आप याद रखेंगे,
डेली दोस्तों 9 PM पर होता है करंट अफेयर शो। तो आप लोग करंट अफेयर शो से जरूर जुड़िए, वो उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक आज से स्टार्ट होगा। तो आप 9 PM पर आ जाइए हमारे साथ MZT एजुकेशन पर। क्लियर है, रोज रात को। तो ये थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस ऑफ द डे में आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? और उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।